हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है 6 जनवरी है, ठीक है ना। आज है 6 जनवरी और 2025 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 2026 होगा, ठीक है ना। आज है क्या, 6 जनवरी 2026, ठीक। और शिफ्ट जो है, ये दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो उसकी लास्ट शिफ्ट है, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों की अब जो होगा एग्ज़ाम वो होगा एससीएम वालों का, यानी हेड कांस्टेबल, ठीक है ना। तो शिफ्ट 1 का है, ठीक है ना, शिफ्ट 1 का। तो उसका एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग इसका बेनिफिट ले सके, जिसका एग्ज़ाम जो है एससीएम वाला है। क्योंकि जो कांस्टेबल वाला उनको तो हो गया, लेकिन क्योंकि प्रश्न तो बन ही रहे हैं जीके के, तो उसमें भी आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं दोस्तों, किस प्रकार के जो आज है वो प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न आया कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। तो आपके सामने ये ऑप्शन थे, जिसमें से जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, इसमें से जो ऑप्शन था क्या, हंगरी, ठीक ना, हंगरी, बुडापेस्ट, ये जो करेक्ट ऑप्शन था। क्योंकि हंगरी जो है, हंगरी देश की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है, ठीक है ना। तो और इसकी फिरेंट फिरेंट जो है, फिरेंट फिरेंट जो है, फिरेंट इसकी मुद्रा है, ठीक। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का मुख्यालय जो है हंगरी के बुडापेस्ट शहर में स्थित है, जो ओलंपिक भारोत्तोलन का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। और इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी, है ना। और देखिए कि 1896 के पहले, अब थोड़ा देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कि 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली मैराथन दौड़ किस स्थान पर शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से मैराथन जो है ये कहाँ शुरू की गई थी, मैराथन में, ठीक है ना। ये कोई स्थान है, वहीं पर ये शुरू की गई थी, है ना। अब देखिए दोस्तों कि यह दौड़ मैराथन के मैदान से एथेंस तक की दूरी दर्शाती थी, जहां से सैनिक फिलिप्पीडीज ने जीत की खबर पहुंचाई थी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो करने वाली जो है, यहाँ आपके सामने दिया होगा कि पहली भारतीय महिला पूछा था। यहाँ पर भारतीय नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिए, लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष था जो करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। भारतीय महिला, ठीक है ना, भारतीय महिला। तो ये कौन है दोस्तों। देखिए, अगर भारतीय ना कहें तो फिर एनी बेसेंट है, जो कि 1916 के आसपास बनी थी, ठीक है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन अगर 1916 में बनी थी, लेकिन अगर ये कहें कि प्रथम भारतीय महिला, तो भारतीय सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। और ये कहाँ पर अधिवेशन था कांग्रेस का, जब ये कांग्रेस के कानपुर में था, ठीक है, कानपुर में। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, कानपुर में था। अब देखिए, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। और देख लीजिए, देखिए 1900 लिखे ना, सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। वह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, है ना। और एनी बेसेंट जो है, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो थी, लेकिन क्या है कि 1917 कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने किया था। 1917, माफ़ कीजिए दोस्तों, ये 1917 में उन्होंने किया था, लेकिन वे भारतीय नहीं थे, है ना। द्वैध शासन ये डायरेक्टरी प्रणाली, जिसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था। भारत के किस, ये अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपका अगला है, लिखा है क्या, देखिए थोड़ा सा,
लिखा है कि द्वैध शासन यानी प्रणाली जिसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था, भारत के किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? ये आपके पास ऑप्शन दोस्तों 1892 में कि 1909 में कि 1919 में कि 1935 में। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा 1919 में, ठीक है। और ये लाया किसके गए थे? मॉन्टेस्क्यू और जेम्स फोर्ड, किसके? मॉन्टेस्क्यू और जेम्स फोर्ड। और जो एक 1909 में आया था वो मार्ले और मिंटो के उसमें आया था, ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू जो है आगे देखिए लिखा होगा, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों को द्वैध शासन के प्रणाली को लागू की थी, जिसमें प्रशासन के 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना। देखिए आरक्षित गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन जैसे पुलिस और वित्त थे, ठीक है ना। और देखिए विधान परिषद के उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों द्वारा परिचित जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य था, इतने लिखा, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 किन के बीच लड़ा गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। और आपके सामने ये ऑप्शन है अकबर, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप और अकबर। तो यही ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा, महाराणा प्रताप और अकबर, ठीक है ना। ये 1576 में लड़ा गया था, 18 जून था, 18 जून 1576 को युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। अब देखिए कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो 1576 मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे, ठीक है ना। और युद्ध हल्दी घाटी के स्थान पर हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ, जहां महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़े। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब अधिक घायल होने के कारण जो महाराणा प्रताप के सैनिक थे उनको दूर भगा दिया, जिससे ये क्या हुआ कि देखिए एक तरफ महाराणा प्रताप थे, दूसरी तरफ कौन थे? अकबर का सेनापति यानी मान सिंह था, ठीक है ना। अकबर नहीं गया था वहां लड़ने, केवल मान सिंह गए थे, ठीक है ना। अब मुगलों ने तकनीकी रूप से युद्ध जीता, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, जिससे वह यह एक निर्णायक जीत नहीं बन पाई और प्रताप ने अपना संघर्ष जारी रखा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि जोधपुर में स्थित वह विशाल पहाड़ी जिला कौन सा है जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था और जो सूर्य का गढ़ भी कहलाता है या कहलाता होगा दोस्तों। अब तो आप लोग याद रखिएगा। आपके सामने ये ऑप्शन है दोस्तों, आमेर का किला है, बी ऑप्शन है मेहरानगढ़ का किला, फिर सी है जयगढ़ का किला, फिर चित्तौड़गढ़ का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी हो करेक्ट होगा मेहरानगढ़ का किला, ठीक है ना। इसे सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। अब देखिए कि जोधपुर में स्थित वह पहाड़ी, ठीक ना, वह विशाल पहाड़ी किला मेहरानगढ़ किला जिसका निर्माण राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया था और इसे सूर्य का गढ़ का अर्थ सूर्य का किला भी कहा जाता है, क्योंकि राठौर वंश सूर्यवंशी माने जाते थे। और यह किला, ये किला आप लोग देख लीजिएगा, ये किला क्योंकि राठौर वंश माने जाते हैं, यह किला ऊंची पहाड़ी पर स्थित है इस वजह से, ठीक है ना। निर्माता कौन है? राव जोधा, ठीक है ना। इसके संस्थापक है। कब बना ये? 1459 ईस्वी में बना, ठीक है ना। चिड़िया नाथ की टूंग, ठीक ना। और ये भाऊचेरिया पहाड़ी है, ठीक, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कि सूर्यगढ़ का किला को देखिए, मेहरान का अर्थ है सूर्य और राठौड़ सूर्यवंशी मानते थे, इसलिए इसे सूर्यगढ़ भी कहा जाता था। स्थान कहाँ है? यह किला जोधपुर की एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है और जोधपुर शहर का एक प्रमुख प्रतीक है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अच्छा बनाओ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुख्य रूप से इनमें से किस आंदोलन से जुड़े थे?
तो आपके सामने है ऑप्शन के असहयोग आंदोलन की भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों जो राम मनोहर लोहिया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 8 अगस्त की रात को, ठीक ना, 8 अगस्त की रात को 1942 में स्टार्ट हुआ था। क्यों? कुछ लोग इसको 9 अगस्त भी कहते हैं, क्योंकि 18 अगस्त की रात को हुआ था, इसको होते होते तो 9 अगस्त हो गए थे, इसलिए तो 8 अगस्त या 9 अगस्त हो सकता। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको करना, ये कभी 8 अगस्त और 9 अगस्त साथ में नहीं देगा, ये देगा दोनों को। तो ये जो है ऑप्शन में 8 अगस्त 9 अगस्त थोड़ा दूर दूर रहेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अब देखिए दोस्तों, देखिए कि राम मनोहर लोहिया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने कई अन्य शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को जीवित रखने के लिए भूमिगत अंडरग्राउंड रहकर काम किया। गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्हें 1946 में पुर्तगाली शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और जो है सामाजिक न्याय, जाति व्यवस्था का उन्मूलन और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई आंदोलन उन्होंने चलाया, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि हाफ ऑफ आया था दोस्तों प्रश्न कि हाफ ऑफ यालो सन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए तो जो हाफ ऑफ ए यालो सन की जो पुस्तक है आपके सामने ऑप्शन है चिनुआ अचेबे। तो इसके एक ऑप्शन जो करेक्ट था ऑप्शन नंबर बी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन था चिमामांडा नेगोजी अदिची, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका नाम भी इसका अटपटा ही है। देखिए इसके अतिरिक्त जानकारी में देख लीजिए कि यह उपन्यास 2006 में प्रकाशित हुआ था और नाइजीरिया गृह युद्ध की इसमें कहानी है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखना, कभी वो ना पूछ करके पूछ ले कि इस पुस्तक में दिया क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए कि इसमें क्या दिया है, नाइजीरिया के गृह युद्ध की कहानी दी है, ठीक है ना। ऑप्शन में आ सकता है भारत के गृह युद्ध की, और ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, चिमामांडा नेगोजी अदिची को इस पुस्तक के लिए 2007 में ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना कब शुरू हुआ था? ये देखिए आपके सामने ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट है 2015 से, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये शुरू में नहीं मनाया जाता था, बाद में ये मनाया जाने लगा, है ना। क्यों? देखिए कब अपनाया गया। देखिए भारत का संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस से लागू हुआ, ठीक है ना। देखिए इसकी शुरुआत के भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से यह हर साल मनाया जाता है, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। और देखिए कि इससे पहले इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। और एक चीज़ तो देख लीजिए, संविधान में देखिए 395 आर्टिकल हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है इसमें जो खर्चा आया वो आया क्या, 63,96,729 रुपये जो इसमें खर्चा आया, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों इसमें जो समय लगा बनाने में संविधान को, तो आपको पता होगा 2 वर्ष 11 माह
ठीक है ना, 11 माह और 18 दिन जो है इसमें लगा। और देख लीजिए कि इसमें जो शब्द हैं, कितने शब्द का मतलब संविधान है, तो इसमें शब्द जो है 1,17,000, ठीक है ना, 369 जो है शब्द हैं किसमें, संविधान में, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखना है ना। तो आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राज्य के राज्यपाल की शक्ति नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा कार्यकारी शक्ति की, राजनयिक शक्ति की, विधायी शक्ति या न्यायिक शक्तियाँ। कौन सा भारत में एक राज्य के राज्यपाल की शक्ति क्या है, नहीं है। तो ये आपके सामने देखिए ऑप्शन है। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा ये होगा डिप्लोमेटिक पावर, यानी ऑप्शन नंबर पी करेक्ट, राजनीतिक शक्तियाँ। अब देखिए भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पास राजनीतिक शक्ति यानी डिप्लोमेटिक नहीं होती हैं। ये शक्तियाँ विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं, क्योंकि वे राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों और संधियों का संचालन करते हैं, इसी कारण से, ठीक है ना। और राज्यपाल के पास अन्य विकल्प है, जैसे कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कि जो कार्यकारी शक्ति है, राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, अनुच्छेद 154 के तहत, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया है कि निपुण, ठीक है ना, भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। आपके सामने ये ऑप्शन है, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर को कम करना है, ठीक है ना। यह ऑप्शन नंबर यहाँ से बी है, देख लीजिए यहाँ से बी है, ठीक आ गया था। बी दिया है कि ग्रेड 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता को संख्यात्मकता प्राप्त करना, कि सभी, ऑप्शन सी है कि सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना, या अगला ऑप्शन है कि उच्च शिक्षा व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, ये वाला कि ग्रेड 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके साथ, वो अगला प्रश्न है, इसका थोड़ा सा वो है देखिए, निपुण भारत मिशन जो है का मुख्य उद्देश्य 2026 से 27 तक सभी बच्चों को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता यानी पढ़ना लिखना समझना और संख्या ज्ञान गणित के बुनियादी कौशल में क्या है, दक्ष बनाना है, ठीक है ना। क्या है, दक्ष बनाना है, ताकि वे आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव रख सके और प्रभावी संचारक बन सके, ठीक है ना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का हिस्सा है और खेल आधारित मातृभाषा केंद्रीय शिक्षा के माध्यम से बच्चों को समग्र विकास पर जोर देता है, ठीक है ना। देखिए बुनियादी कौशल के यानी हर बच्चे को पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित यानी संख्या माप आकार में निपुण बनाना है, इसलिए निपुण हो चले। और आयु उपयुक्त शिक्षा 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है, ठीक है ना। और क्या है कि शिक्षक सशक्तिकरण यानी शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर ध्यान देना है। और क्या है कि संसाधन उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री विशेषकर मातृभाषा में उपलब्ध कराना है ना। और निगरानी क्या है, बच्चों को सीखने के स्तर की निरंतरता निगरानी करना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि कौन सा दिया है, लिखा है कौन सा देश FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है, ठीक है ना। यह आपके सामने ये ऑप्शन है, बेल्जियम, भारत, जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका जर्मनी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों लिखा है जर्मनी ने 2-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 3-3 से ड्रा खेला और फिर पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से जीत हासिल करके अपना तीसरा खिताब अपने नाम किया, जिससे गोल की कीपर जीन बाल डैनबर्ग ने महत्वपूर्ण बचाव की है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या खराब नहीं है, जिसका
देखिए उत्तर जो है मतलब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या खराब नहीं है, तो ये कर्नाटक ऑप्शन इसका था, वही सही था। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहली AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है ना, चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी जिसमें मैरी कॉम ने रजत पदक जीता था। ठीक है ना। तो ये देखिए पहली AIBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी, ये प्रश्न ही है। इसके जो ऑप्शन है जिसमें मैरी कॉम ने रजत पदक जीता था वो आप कौन सा वर्ष है। आपके सामने ऑप्शन 2000 है कि 2001 है ना, ये 2002 है, ये 2012 है। तो उन्होंने 2001 में ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट होगा। 2001 में मैरी कॉम ने जीता था। इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए मैरी कॉम ने 2001 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और पहले AIBA महिला विश्व चैंपियंस में 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक अगले साल 2002 में इसी प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण में जीता है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो जो HCM वाले हैं वो भी इनको देख लें ताकि उनको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं। और ये SSC GD वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अधिकतर जो जितने अभी जो इसका CSL का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी हाल फिलहाल ऐसे ही प्रश्न थे। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा इधर उधर था, लेकिन इससे ये पता चलता है कि मतलब ये जो ED किस प्रकार के जो है क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है। और देखिए कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह की परिचालन ऊंचाइयां कितनी हैं। ये आपके सामने ये ऑप्शन है। इसके ऑप्शन 747 किलोमीटर, सूर्य तुल्याकृति कक्षा, ये ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट है। देखिए कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार जो निसार उपग्रह की परिचालन ऊंचाई है जो पृथ्वी से 747 किलोमीटर इन 464 मील है। ठीक है ना। जो इसे सूर्य समकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा इसे रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करती है ताकि यह दिन रात और हर मौसम में पृथ्वी की सतह की विस्तृत निगरानी कर सके और सेंटीमीटर स्तर तक सटीक जानकारी प्रदान कर सके, जैसा कि नासा साइंस PFI में है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि तापमान नियंत्रण के लिए जिम्मेवार मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है ना। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। यकृत है, हृदय की त्वचा या फेफड़े। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी जो है त्वचा करेक्ट है इसका। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों लिखा तापमान नियंत्रण के लिए जिम्मेदार जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, जो एक सुरक्षात्मक अवरोध और तापमान नियामक के रूप में कार्य करता है। हालांकि शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने वाला मुख्य केंद्र मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस है। त्वचा पसीने और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करके गर्मी छोड़ने या बचाने में मदद करता है, जबकि हाइपोथैलेमस शरीर के थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सी संरचना समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य की निरंतरता को बनाए रखता है। तो ये दोस्तों जो आपके सामने लिखा प्लाज्मोडेस्माटा, कैरियोकाइनेसिस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक ना। अब देखिए कि जो समीपवर्ती पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल के बीच में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को नियंत्रित प्लाज्मो डेस्माटा करता है। ठीक है, नामक संरचना द्वारा बनाई रखी जाती है, जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में मौजूद सूक्ष्म चैनल और कोशिकाओं के बीच में पदार्थ और संचार के मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे एक प्रोटोप्लाज्मिक निरंतरता सिम्प्लास्ट बनाती है। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान यानी प्रविलंबन राहत रिपायर्ड या सजा छूट जो है देने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपके सामने ये दिए हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ये जो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। आर्टिकल जो है ये 72, ये कई बार जो प्रश्न पूछ चुका है, तो आप लिख
लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो उपराष्ट्रपति के केंद्रीय कानूनों से संबंधित मामलों यानी कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा और मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान को अधिकार देता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो योजना के संस्थापक सदस्य है? तो ये दोस्तों भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट होगा। देखिए कि कोलंबो योजना की स्थापना 1951 में हुई थी। वर्तमान में इसके 28 सदस्य हैं। इसके प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी की सूची दी गई है, ठीक ना। अब देखिए कौन कौन है। दक्षिण एशिया में कौन है? भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव है, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर है ना। और जो है अन्य प्रमुख सदस्य कौन? ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ईरान, फिजी, मंगोलिया, पापुआ न्यू गिनी और सऊदी अरब, ठीक ना। ये पूरा 28 देश है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन यानी गलियारा INSTC भारत की निम्नलिखित में से कौन से देश जोड़ता है? ये ऑप्शन है आपके दोस्तों, चीन है कि रूस की, दक्षिण अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, रूस। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, वन बेल्ट वन रोड OBOR पहल किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो ये दोस्तों चीन के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है इसका। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार द्वारा करों यानी टैक्स और सरकारी व्यय गवर्नमेंट स्पेंडिंग का उपयोग करके कौन सी नीति लागू की जाती है? आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और क्या देखा, मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति, व्यापार नीति या औद्योगिक नीति? तो ये राजकोषीय नीति है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, ठीक है ना, दिया है कि मानव शरीर में कौन सी संरचना या रक्त या हृदय या शिराओं को वापस बहने से रोकती है रक्त को? वो ऑप्शन दिया है क्या, धमनियाँ, शिराएं हैं कि महाधमनी की वाल्व? तो वाल्व, ठीक ना। देखिए जैसे कि हमारा हृदय ऐसा होता है, ठीक ना, जिसमें 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है ना, 4 चेम्बर होते हैं ऐसे, ठीक है ना। ऊपर वाले 2 अलिंद, 2 नीचे नीले, ठीक ना। इधर ये दायां बायां, दायां अलिंद उधर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा, ठीक है ना। तो यहीं पर जो है वाल्व लगे होते हैं, एक बाइकास्पेड एक ट्राइकास्पेड, ठीक ना। तो ये वाल्व जो है, एक जो रक्त चला जाता है दोबारा वो आने ना पाए, इसलिए ये वाल्व लगे होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण TRAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके सामने ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ठीक है ना, ये संचार मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये है संचार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कामायनी महाकाव्य लेखक कौन है? तो ये दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हिंदी के हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक ना। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है जयशंकर प्रसाद, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि दिल्ली दरबार 1911 में किस ब्रिटिश सम्राट और महारानी का राज्याभिषेक किया गया और राजधानी हस्तांतरण की घोषणा हुई थी? तो ये ऑप्शन है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ठीक है ना, किंग जॉर्ज वी और महारानी मैरी, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों IQ यानी क्या कहें, एयर क्वालिटी जिसे कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली है, ठीक है ना। तो आप लोग पता होगा कि वहाँ के जो शायद मतलब जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब चल रही है, ठीक है ना। देखिए ये विश्व में चौथा शहर है जहाँ सबसे ख़राब एयर क्वालिटी है, ठीक है ना।
अगला प्रश्न दोस्तों कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जयंती जिसे 14 अप्रैल को मनाया जाता है को पहली बार बड़े स्तर पर राष्ट्रीय मान्यता कब मिली, जब इसे कई राज्यों में अवकाश घोषित किया गया और संयुक्त राष्ट्र ने भी मनाया। तो ये जो है दोस्तों 2016 को है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है, 150वीं जयंती में, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों, घूमर इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी भारत का घूमर जो है भारत का किस पारंपरिक लोक नृत्य भारत के किस राज्य का है। ये दोस्तों राजस्थान का, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ये किनके द्वारा किया, भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। मूल रूप से भील जनजातियों के द्वारा माँ सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है, जिसके बाद उन्हें अन्य समुदायों ने अपना भी लिया है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से डॉन फिनोमेनन के लिए या सुबह शरीर को जगाने की सतर्कता को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है, ठीक। तो ये दोनों का ये दोस्तों कौन है, कार्टिसोल है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक यानी सबसे जनसंख्या वृद्धि दर की दर्ज की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नागालैंड में, ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखना, नागालैंड का एक त्यौहार है हॉर्नबिल, इसको भी याद रखना, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों कि कौन से बादल भारी बारिश, ओले और तूफान लाते हैं। तो ये दोस्तों कौन, निम्बस, क्यूमुलोनिम्बस जो है ये लाते हैं, ठीक है ना। और देखिए क्यूमुलोनिम्बस, इन्हें तूफानी बादल भी कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रूप से ऊंचे होते हैं और भारी बारिश, बिजली कड़कने और गरज के साथ तूफान लाते हैं। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार ये बादल खतरनाक मौसम की स्थिति को पैदा करने के लिए माने जाते हैं, ठीक ना। सीरस जो है ये सफ़ेद और रेशमी बादल होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं और बारिश नहीं करवाते हैं। स्टेटस कौन होते हैं, ये बादल आसमान में एक चादर की तरह छाए रहते हैं और हल्की बूंदाबांदी करते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा पर, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों गिद्दा नृत्य जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये दोस्तों पंजाब का, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट होगा। और दिया कि गिद्दा पंजाब क्षेत्र का एक पारंपरिक और ऊर्जावान नृत्य है जो फसल के अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भांगड़ा से जुड़ा है और पारंपरिक लोक गीतों और लयबद्ध तालियों के साथ होता है जो पंजाबी संस्कृति को दर्शाता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान वर्तमान में 2026 तक किस मंत्रालय के प्रमुख हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो एक ऑप्शन था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, तो ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट होगा। देखिए कि जनवरी 2026 तक 26 जनवरी के अनुसार चिराग पासवान भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, ठीक है ना। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल 3.0 में 11 जून 2024 को इस मंत्रालय का कार्यभार जो है संभाला है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्रालय है, पद का कैबिनेट मंत्री में है। निर्वाचन में क्या है कि वह बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, ठीक है ना। और अन्य भूमिका के वो लोग जन पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ठीक ना। और देखिए दोस्तों दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ये कौन है, विनय कुमार सक्सेना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये बने कब, 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया उपराज्यपाल जो है नियुक्त किया है, ठीक है ना। वर्तमान में वह खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि सम्राट अकबर ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो गुजरात विजय में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। देखिए ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण जो है लगभग 1575 कुछ सूत्रों के अनुसार 1601 1602 में पूरा हुआ था। तो देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि 1951 के एशियाई खेलों में स्थित जो है स्वर्ण पदक जीता था।
स्टेफेसन ने स्वर्ण पदक जीता था। कहाँ? जापान की, इंडिया की, इंडोनेशिया की, फिलिस्तीन में, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ए जापान में, ठीक है ना। किस स्थान पर जीता था? तो ये देखिए अब पढ़ते हैं इसमें कि स्वर्ण पदक विजेता विन जो है जापान, उराव सिंह जापान अधूरी कितनी थी? उन्होंने 5613 मीटर की दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना। और क्या हुआ कि 1951 के पहले एशियाई खेल नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। ये भी आप लोग याद रखें, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हुए थे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। तो लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों तक कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।